Good morning, बच्चों. How are you all? So today we'll be doing additional exercise question. So the first question is a charge of 8 millicoulomb is located at the origin. Origin जहाँ पे तीनों एक्सेस मीट करती हैं 8 millicoulomb का चार्ज रखा हुआ है. तो हम यहाँ बना लेते हैं. देखो मैंने बना रखा है 8 millicoulomb का चार्ज हमने यहाँ ओरिजिन पे रखा है. Calculate the work done in taking a small charge this much coulomb from P to Q via a point R. तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे चार्ज को जो कि -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम है उसे P से Q ले जा रहे हैं वाया R. आप हल्द्वानी से दिल्ली गए वाया काशीपुर या वाया रुद्रपुर जो भी है, ठीक हो गया. तो P कितना दिया उसने, कोऑर्डिनेट 003 सेंटीमीटर यानी कि XYZ, मैंने ये Z एक्सेस मानी है ये Y. Q दिया है 040 यानी कि 4 सेंटीमीटर इन Y एक्सेस, और R दिया है 06 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर यानी कि ये इस प्लेन में कहीं पे आएगा. तो यहाँ से यहाँ जाना है. हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसी फोर्स होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, ठीक है, कंजर्वेटिव. तो यानी कि वो पाथ पे तो डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है. तो अगर वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करती है तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो. फिर पोटेंशियल डिफरेंस को अब जब 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका क्या आ जाता है, वर्क डन आ जाता है. तो वर्क डन निकालने के लिए पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालो. जैसे V हम लिखते हैं W/Q. तो ये V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस. तो W इज इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पे P से हम Q जा रहे हैं तो V PQ लिख सकते हैं. तो W इक्वल टू Q वो चार्ज जिसको हम ले गए इंटू VQ माइनस VP, यही है. तो W इक्वल टू वो चार्ज जिसे हम ले गए वो कितना है, -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम. और ये कितना है, VQ कितना है, KQ/R. तो K इस चार्ज की वजह से P पे पोटेंशियल K इंटू Q 8 मिलीकूलम यानी कि 8 इंटू 10⁻³ R कितना है, इसकी डिस्टेंस कितनी है 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 इंटू 10⁻² माइनस, अच्छा ये 4 है, सॉरी Q लास्ट में है ना, तो ये 4 होगा, दिस विल बी 4 माइनस P पॉइंट पे कितना है, P पॉइंट पे कितना है, फिर वही K इंटू 8 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻². समझ में आ रहा है इतना. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे और W आएगा 1.2 जूल, ठीक है. W कितना आया, 1.2 जूल. सो द आंसर इज़ 1.2 जूल. ये आपका 12th वाले का आंसर आ गया. तो यहाँ पे हमने P से हम Q पे गए, वाया R गए, लेकिन सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए हमने पाथ छोड़ दिया. पोटेंशियल डिफरेंस निकाला Q और P के बीच में, फिर हम उस चार्ज से मल्टीप्लाई करा जिस चार्ज को हम ले गए, तो हमारा वर्क डन निकल के आ गया, ठीक है. तो ये आंसर आप देखिएगा, आपका ये प्लस आएगा. बहुत बच्चे इसे माइनस में लिख लेते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ माइनस करेंगे इधर 3 इधर 4, तो यहाँ एक नेगेटिव अंदर आएगा एक नेगेटिव बाहर आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, एंड द आंसर विल बी प्लस 1.2 जूल. क्लियर. Now we are taking question number 17th. Okay, we are not going to take obviously all the questions. Other questions will be a homework. Few questions we have not to do that because Venn diagram generator has been removed from the syllabus. So we will not be doing all the questions, but certain questions which you will be finding a bit tricky that I will be doing. Now question number 17th will be doing a long charge cylinder of linear charge density lambda. Lambda linear charge density है, ये सबको पता है. Lambda equal to Q/L is surrounded by a hollow coaxial conducting cylinder. What is the electric field in the space between the two cylinder? अब मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ बताऊंगा. अच्छा, इसको भी करने से पहले 17 को करने से पहले हम स्फीयर का निकाल लेते हैं. चलो 29 हम पहले कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये कर लेंगे 29th वाला. हाँ, ये देखो क्या कह रहा है. A spherical capacitor consists of 2 concentric spherical conductors held in position by suitable insulating support. Prove that जो इनका कैपेसिटेंस होता है 4πε0 R1 R2/R1 - R2 होता है. मैं R1 R2 की जगह A और B ले लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ठीक हो गया. इसको करने के लिए हमने फिर ये कॉपी ली अपनी. स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें निकालना है. हमारे पास 2 स्फेयर हैं, एक स्फेयर है अंदर वाला, ठीक है. मैंने इसको नेगेटिव चार्ज दिया, ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव चार्ज दिया. इसके बाहर मैंने एक और चार्ज स्फेयर लिया, एक और स्फेयर लिया, नॉट चार्ज, एक स्फेयर लिया. अब क्या होगा, नेगेटिव की वजह से यहाँ पे आपका कैसा चार्ज आएगा, इंडक्शन होगा, और यहाँ कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव. और नेगेटिव चार्ज कहेगा बाहर, उसको हम अर्थ कर देते हैं. इसीलिए बाद में आप न्यूमेरिकल्स देखोगे तो उसमें इसका पोटेंशियल बाहर वाले का 0 लेते हैं, क्योंकि इसे तो अर्थ कर दिया है, और जितना भी पोटेंशियल बाद में लेंगे वो अंदर वाले का लेते हैं. बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, ये भी एक तरीका है.
अब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होगी, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है, तो पॉजिटिव इधर है नेगेटिव इधर है, ऐसी होगी, है ना, सबको क्लियर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। रेडियस ले लो, अंदर वाले का रेडियस मैंने ए ले लिया, बाहर वाले का रेडियस मैंने बी ले लिया, ये ए है ये बी है। इज इट क्लियर? हमें इसका कैपेसिटेंस निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आपने देख ली। अब हम कैसे निकालते थे कैपेसिटेंस, जरा सा उस पर हम जाएं तो Q इज इक्वल टू सी वी एक फॉर्मूला होता था, दिस इम्प्लाइज दैट C इज इक्वल टू Q बाई वी, यानी कि हमारे पास जो अननोन है वो क्या है V, हमें V की वैल्यू निकालनी है। सो हाउ वी कैन कैलकुलेट V हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो पैरेलल प्लेट होता तो V इक्वल टू हम कहते हैं ED, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। याद करो हम कहते थे E इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर, यहाँ से डी वी की आप वैल्यू निकालोगे तो ये होता था माइनस ई डॉट डी आर। तो V कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ई डॉट डी आर, तो माइनस बाहर लिया ई डॉट डी आर, ठीक हो गया, ओके। और इसमें लिमिट भी आएगी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इससे आगे हम पहले चलते हैं। तो ये वाले स्टेप को हम जरा सा रुक के करते हैं सॉल्व। क्यों मैंने ऐसा करा मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन V निकालने के लिए आपको क्या निकालना है, E। तो मैंने क्या करा, इन दो प्लेट्स के बीच में जो पैरेलल प्लेट है यहाँ पे पॉइंट P माना, और यहाँ पे मैं एक गॉसन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सपोज इसके बीच में मैंने एक और सरफेस ड्रॉ करी और इस सरफेस को मैंने नाम दिया गॉसन सरफेस, ठीक है। इसका रेडियस आप कुछ जो मानना चाहे मान सकते हैं। सपोज मैंने इसका रेडियस मान लिया R, इसका रेडियस मैंने मान लिया R, तो ठीक हो गया। इस गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होके जाएगा, क्या हम वो निकाल सकते हैं? हाँ हम निकाल सकते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक हो गया। तो ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जा रही हैं। यहाँ पे मैंने छोटा सा एरिया ले लिया डी एस, या यहीं पे पॉइंट मान लो या यहाँ पे मान लो, कहीं पे भी मान लो डी एस। इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये होगी डी एस वैक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी तो यहाँ से अंदर को जा रही है, यानी कि दोनों के बीच में आपका एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। तो इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये आया, इतना आया ना। अब डी एस क्या होगा, ये छोटा सा एरिया मैंने गॉसियन सरफेस पे लिया था, ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया आप ऐड कर लो तो ये हो जाएगा ई इंटू 4 पाई गॉसियन सरफेस का एरिया, तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ, इफ़ यू चेक इट आउट, यहाँ से मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूँ तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे, और यहाँ से फिर हमने ये निकाला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक हो गया। ई तो आ गया, अब वी निकालते हैं। वी के लिए मैंने अभी अभी आपसे कहा वी इक्वल टू होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। लेकिन ये जो ई डॉट डी आर है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है डी आर यानी कि डिस्टेंस के टर्म पे। अब आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अब इस क्वेश्चन में सपोज यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं और यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, तो ये आपका रेडियस ए है, ये आपका रेडियस, इसका रेडियस बाहर वाले का कितना है, बी रेडियस है, इसका बी है, और इसका कितना है, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक ए है। तो अब आप यहाँ से निकल रहे हो और यहाँ तक जा रहे हो, यहाँ से इधर को जा रहे हो, तो आपकी जो लिमिट आ जाएगी डी आर यानी कि डिस्टेंस के टर्म पे आप कहाँ से जा रहे हो, ए से बी जा रहे हो। और ई डी आर, ई और डी आर के बीच में क्या रिलेशन है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर को आ रही है, यहाँ से अंदर को आई, और आप तो बाहर को जा रहे हो, डी आर बाहर को, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। तो हमारा v हो जाएगा इंटीग्रेशन ए टू बी ई डॉट डी आर, तो माइनस साइन बाहर है, तो ई डी आर कॉस 180, कॉस 180 कितना होता है, -1, 180 कॉस 180 -1, तो v हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी माइनस माइनस प्लस ई डी आर। ई डी आर की वैल्यू आप रख दो, ई की वैल्यू रख दो, तो ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखो इंटीग्रेशन डी आर के टर्म पे होना है, तो आर स्क्वायर वेरिएबल, बाकी बाहर ले लो, तो इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आया, इंटीग्रेशन ए टू बी, और ये कितना आ गया
1/r², तो ऊपर आ जाएगा r⁻²-2dr, ये आ गया, ठीक हो गया, इज इक्वल टू q/4πε0, r-2 का होगा -2 + 1/-2 + 1, और लिमिट क्या आ गया a to b, ठीक है, ये इतना आया, कितना आया, इतना ही आया ना, इतना ही आया। चलिए वैल्यू रखिए, 1 - 2 -1, तो ये बाहर ले लो, -q/4πε0, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा r⁻⁻1, यानी कि 1/r a b, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा -q/4πε0, ठीक है, 1/b - 1/a, यही आया 1/b - 1/a। नाउ ये आपका इतना आ गया। अब आप क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा q/4πε0, ये कितना आ गया a - b अपॉन, अरे अच्छा मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, तो ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे इसको करने के बजाय आप ये कर लीजिए, चलिए q/4πε0 अपॉन 1/a - 1/b, ठीक है, इतना आ गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो v कितना आ गया, देखो यहाँ पे लिखने के लिए सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लिखेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो ये कितना हो गया q/4πε0 ब्रैकेट b - a/ba, ठीक हो गया, ये इतना हो गया। तो हमने यहाँ से शुरुआत करी, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम यहाँ पे पहुँचे, आप फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए इतना आया था, अब सिंपल है, अब तो q = cv हमने ये लगाया, तो यहाँ से c = q/v ये आया, ये लगाओ, तो c कितना आ जाएगा q/4πε0, और ये कितना आया b - a/ab, q से q कैंसिल, ये से ऊपर ले जाओ, तो c की वैल्यू कितनी हो गई 4πε0, ठीक है, ab/b - a, तो ये कैपेसिटेंस किसका आ गया, स्फेरिकल प्लेट कैपेसिटर का आ गया। इज इट क्लियर, समझ में आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पेज था, ये सेकंड पेज था, और ये थर्ड पेज है। मैंने बहुत लेंदी करा है, समझा के करा है, वरना ये 1 पेज में भी आराम से डेरिवेशन आ जाएगा, इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सो वी आर डन विद दैट। अब हम जाते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालना। इन्होंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, हम उसका भी कैपेसिटेंस निकालेंगे, देखिए कैसे निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, और आपसे पूछा गया है कि आप कैपेसिटेंस निकालें, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ, और इस बार ज़रा सा छोटा छोटा करेंगे ताकि इसी पेज में कोशिश करते हैं आ जाए। तो आपका एक सिलेंडर है, तो सपोज़ ये सिलेंडर का अंदर वाला सरफेस और ये सिलेंडर का बाहर वाला सरफेस, ऐसा है, ठीक हो गया। यहाँ पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है, और यहाँ चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होंगी, यहाँ से अंदर को ऐसी होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक हो गया। अब देखो इसमें कुछ चीज़ें उसने दी हैं, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसकी जो लेंथ है वो L है, तो लैम्डा = कितना हो जाएगा q/L, अगर इसमें L लेंथ पे q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे आप ये मानना कि जो इसका रेडियस है दैट r इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन L, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा करने के लिए। इस पेज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ताकि ईजिली हो जाए, ठीक हो गया। तो लैम्डा = q/L, ये आपका हो गया, ये बहुत छोटा है मानिएगा। अब देखो हम यहाँ पे भी वही करेंगे, हम यहाँ पे कोई पॉइंट P मान लेंगे और हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे। लेकिन जब यहाँ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, गॉसियन सरफेस भी तो ऐसे ही ड्रॉ होगी सिलेंड्रिकल, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले हमारा काम है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, 2 प्लेट्स के बीच में, तो एक पॉजिटिव प्लेट एक नेगेटिव प्लेट, इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो हम गॉसेस लॉ लगाएंगे हमेशा उसके लिए, =इंटीग्रेशन ऑफ E.ds = q/ε0, ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर को है, यहाँ पे मैं छोटा सा एरिया वेक्टर लूँ,
ds वो भी तो अंदर को होगा, सपोज ये पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ ds लूँ तो ds का एरिया वेक्टर वो भी तो अंदर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वो भी तो अंदर को है, दोनों के बीच में एंगल कितना 0 डिग्री। तो फिर वही जो हम लेते हुए आए हैं, ई डी एस कॉस 0 इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ई बाहर आया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है, तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जाके ऐसे तो आएंगी नहीं, है ना, ऐसे तो आएंगी नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से नेगेटिव को आएंगी बस। तो कर्व्ड सरफेस एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सिर्फ इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में ही जा रही हैं, तो वो हो गया, अगर इसका रेडियस हमने आर माना तो ये हो गया ई इंटू 2πRL इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लेकिन लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय एल था, तो क्यू इक्वल टू कितना होगा, लैम्डा इंटू एल। लेंथ एक ही लेना, अगर ये एल ले रहे हो तो ये भी एल ऐसे ही लेंगे, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हम लेते हैं, तो कितना हो जाएगा देखें, तो ई इंटू 2πRL इक्वल टू लैम्डा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो लैम्डा क्यू की जगह हमने वैल्यू पुट करी, लैम्डा इंटू एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल, तो ई इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा अपॉन, इसको इधर ले आओ, 2π एप्सिलॉन नॉट आर। अब एनसीईआरटी में तो इन्होंने इतना ही पूछा है, ई की वैल्यू कितनी आएगी वो आपने निकाल दिया, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर। लेकिन अब तो आपको क्या पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं, पता है कैसे निकाल सकते हैं, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक हो गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट हो गई आपकी कहाँ से कहाँ तक, डिपेंड करता है। आपने गॉसन सरफेस का रेडियस तो आर माना था, लेकिन यहाँ दो सिलेंडर हैं, अंदर वाला और बाहर वाला, तो अंदर वाले का रेडियस ए मान लो और बाहर वाले का रेडियस बी मान लो। तो यहाँ पे भी लिमिट कहाँ से कहाँ जाएंगी, ए से बी, यानी कि आप अंदर वाले से बाहर के वाले की तरफ को जा रहे हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ को, अंदर को, जैसे हमने पिछले वाले में लिया था, तो एंगल हो गया 180, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, तो ये हो गया ई डी आर लिमिट ए टू बी। ठीक हो गया, अब ई की वैल्यू लिख लूँ, ई की वैल्यू है लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये कितना हो जाएगा देखो, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू लिमिट ए टू बी, ई की वैल्यू लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट आर, और यहाँ क्या आ जाएगा डी आर, ये आ जाएगा डी आर के टर्म पे इंटीग्रेशन, यानी कि आर के टर्म पे लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट बाहर, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट बाहर, 1 अपॉन आर, 1 अपॉन आर क्या होगा, लॉग ऑफ आर, लॉग ऑफ आर, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स, लिमिट कितनी ए टू बी। बस अब आपको क्या करना है, आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लॉग बी माइनस लॉग ए, ये नेचुरल लॉग होगा या कॉमन लॉग होगा, दिमाग लगाइएगा। अब ये तो v आ गया, बस अब q इज़ इक्वल टू सी वी, सी इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी, ये लगाओ, तो c इज़ इक्वल टू कितना हो गया, q बाई वी, वैल्यू लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। q भी आपका कितना होगा, लैम्डा इंटू एल होगा, वो वैल्यू लगाइए, c की वैल्यू निकालो। तो ये आपका होमवर्क है, आप c की वैल्यू आप कैसे निकालते हैं ये आपको निकालना होगा। क्या यहाँ पे हमारा लैम्डा गायब हो जाएगा, हाँ वैसे चलो कर ही लो यार, इतना कर लिया है, वी कैन डू मच मोर। c इज़ इक्वल टू क्यू बाई वी, तो q हमारा कितना होता है, लैम्डा इंटू एल अपॉन वी, वी की वैल्यू कितनी है, लैम्डा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट लॉग ऑफ बी माइनस लॉग ऑफ ए, लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया, ये 2π एप्सिलॉन नॉट ऊपर चले जाएगा, तो c इज़ इक्वल टू 2π एप्सिलॉन नॉट एल अपॉन लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम अपॉन एन, तो ये हो गया लॉग बी बाय ए। तो ये हो गया आपका कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, इज इट क्लियर। और यहाँ पे ये जो दिया था ये क्या था, ये जो दिया था क्या था, यहाँ पे पूछा इतना था 17th में, 17 क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेकिन हमने इतना करा है, इज इट क्लियर। चलिए ठीक हो गया, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल कुछ और न्यूमेरिकल लेके आते हैं और फिर उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम शुरू कर देंगे, ठीक है। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे।